जो भी आपका रजिस्टर्ड आईडी है बेटा अंशिका, राइट, विच यू हैव रजिस्टर्ड ना, राइट, जो भी आपका रजिस्टर्ड आईडी है आप उससे बिल्कुल क्लास में एंटर कर सकते हो, नो वरीज इन दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है एज सच, राइट। लेकिन बस ये कि रजिस्टर होना सबसे मेन है, राइट। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, आईडी पासवर्ड है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू एंटर, राइट, जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, राइट। अप्रूवल, सो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दैट्स फाइन अंशिका, देन फाइन, right, so from the same id you have to do, but when I log into the email I was not able to join. रजुल भाई कौन से ईमेल से ज्वाइन कर रहे थे बेटा, राइट, जो आपने दे रखा है वही वाला ईमेल था, राइट। अगर वही वाला ईमेल है तो उसे ईमेल से नहीं, जो हाँ, जो आपको लिंक आया है ना, एक लिंक भेजा था ना, राइट, वो लिंक जो आया है उससे अगर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो भी क्लास में एंटर हो जाओगे, राइट। अदरवाइज आईडी और पासवर्ड एंटर करोगे तो भी एंटर हो जाओगे, तो चॉइस कोई भी उसमें चल सकती है, बस हो सकता है कि सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ओके शिवम, एंड वन मोर थिंग गाइज, अप्रूवल जो है ना, जो भी रजिस्ट्रेशन बच्चे कर रहे हैं वो प्लीज क्लास से पहले करें, क्योंकि अब जैसे मेरे पास आ रहे हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि इन बिटवीन क्लास वो डिस्टर्ब होता है, राइट। तो इसीलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपने पहले से हर अपनी क्लास में रजिस्टर कर रखा है, प्रॉपर अप्रूवल आपके पास है, ताकि उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और वो बेसिकली टाइम कंस्ट्रेंट भी हमारे पास होता है ना, पता है सबको, राइट। नॉट लॉगिन, मैंने लॉगिन विद आईडी एंड पासवर्ड आफ्टर एंटर द क्लास, ओके ओके राजू, नो वरीज बेटा, तभी आपको आईडी और पासवर्ड दी गई है कि मान लो लेट अस सपोज लिंक अगर नहीं चल पाता, राइट, तो बाय लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यू कैन एंटर द क्लास, ठीक है, राइट। अब क्लियर है यहाँ तक, ओके एवरीवन। सो पढ़ा एक बार टॉपिक अच्छे से, यस। म्यूटेशन कंप्लीट किया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, right, then we talk about the substitution mutation, yes, yes Anya, I just read the message बेटा, right, अप्रूव नहीं थे दोनों, अप्रूव कर दिया है, right, तो एंटर हो जाएंगे अभी, ओके, राइट, हाँ जी, okay guys, so once again frame shift mutation, okay, frame shift mutation, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हमने क्या कहा था, बाय द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ बेस, किसी बेस का इंसर्शन करो किसी साइट पे, या उस बेस को डिलीट कर दो उस साइट से, तो इंसर्शन या डिलीशन होने की वजह से जो उसका ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, कंप्लीट रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, राइट, वो बेसिकली आपका क्या कहलाया जाता है, दैट इज बीइंग द वन, राइट, जो आपके कंसिडर किए जाते हैं एज अ टाइप ऑफ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जहाँ ओआरएफ चेंज हो जाएगा, उसका ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस पूरा कोडॉन की इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, और अगर कोडॉन की इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई तो ऑब्वियसली बात है अमीनो एसिड चेंज हो गया हमारे पास, and once the amino acid changes, the complete polypeptide sequence also differs, so functional polypeptide ना बनके non functional polypeptide form होगा। हमेशा एक चीज याद रखनी है बेटा, substitution mutation is just a substitution, you are not going to alter the number of the bases over the DNA, but frame shift mutation only occur by either insertion or deletion, whether you are decreasing it by one, whether you are increasing the number by one, राइट, सो दिस इज हाउ द मैनेजमेंट हैज टू बी डन, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा म्यूटेशन होता है, राइट। ओके नाना, एक सेकंड बेटा, नाना पर्सनल भेजा है या वैसे भेजा है, एक सेकंड, पर्सनल, ओके, let me see, yeah, now the doubt is being there, right, one doubt is there, right, so let me read out the doubt ताकि आपको वो डाउट सबको ही क्लियर हो जाए, right, amphitriploid और allo octaploid, okay fine, right, a b स्टेराइल कैसे हैं, ये तो प्रेजेंट है, and amphi means तो समझ opposite pole, allo okay, right, okay guys, now in the condition when we talk about, right, yes काजल, मैं वो वाला डाउट भी क्लियर करती हूँ, just give me a sec, राइट, अभी मैंने ये कहा सबसे पहले बच्चे, जब हमने पॉलीप्लॉइडी कंसेप्ट पढ़ा था तो मैंने आपको ये बोला था कि पॉलीप्लॉइडी का मतलब हमारे पास सेट बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट डबल हो जाएगा, राइट। उस कंडीशन में हम बेसिकली ये कहते हैं कि जो हमारे पास दो आपने इंटरजेनेरिक हाइब्रिड बनाया, मीन्स आपने दो पर्टिकुलर प्लांट्स को लेके उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा के आपने पूरा प्रोसेस कंटिन्यू किया, जब वो प्रोसेस आप देख रहे हो तो उस टाइम पे यू जनरली ऑब्जर्व वन मेन कॉन्स्टेंट आप देखते हो उसके अंदर, और वो मेन रहता है कि वो स्टेराइल होती है, जैसे हमने डबल ए बी बनाया था, वहाँ ए के पास तो भले ही दो कॉपी है लेकिन बी के पास कॉपी नहीं है क्रॉसओवर करने को,
राइट ना। अगर बी के पास कॉपी नहीं है बेटा क्रॉस करने के लिए, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि इट्स फर्टाइल, क्योंकि आपका प्रॉपर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर मियोसिस की जरूरत है। लेकिन वो हमारे पास अगर नहीं होगा तो हम उसे फर्टाइल नहीं, दादा भी नहीं मिलता स्टेराइल, क्योंकि वो गैमीट नहीं बना सकता। राइट, उसी के साथ साथ सेक्सुअल फेज तो होता नहीं है उनके अंदर, तो सिर्फ सेक्सुअल फेज प्रेजेंट है, तो वी हैव टू टेक एज अ सेक्सुअल फेज ओनली। राइट, और नेक्स्ट वन जो हमने लास्ट में नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड एज दी एलो और एम्फी, एम्फी मिक्सिस। एम्फी मिक्सिस अ प्रोसेस विच इज अ नेम गिवन टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, जो एक नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिया जाता है, तो इसीलिए आप उसे एम्फी डिप्लॉइड का नाम दे रहे हो, या एम्फी ट्रिप्लॉइड का नाम दे रहे हो, एम्फी पेंटाप्लॉइड का नाम दे रहे हो। वो किस बेसिस पे, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद इनका जेनेरिक हाइब्रिड बना है, उसको जैसे ए बी है तो ट्रिप्लॉइड हुआ ना, तो एम्फी ट्रिप्लॉइड का। लेकिन एलो पॉलीप्लॉइडी करने के बाद आपने उसे 6 में चेंज कर दिया, क्योंकि 3 थे, 3 का डबल किया तो 6 हो गया आपके पास। ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, एलो हेक्साप्लॉइड। अब क्लियर है ना डाउट? अंडरस्टूड? राइट, यस काजल। मल्टीपल कोडॉन्स, कोडॉन्स और अमीनो एसिड का जो मैंने समझाया था आपको, multiple codons can code for single amino acid, but single codon code for only one amino acid. राइट, एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड देगा, लेकिन हाँ ये जरूर पॉसिबल है कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो जाए। राइट, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, राइट, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, व्हाट इज क्राइडियो-चैट सिंड्रोम? राइट, फटाफट से क्विकली गाइस, व्हाट इज क्राइडियो-चैट सिंड्रोम? क्राइडियो-चैट सिंड्रोम किसके लिए क्या बेसिकली सिग्निफाई करता है हमें? राइट, क्राइडियो-चैट सिंड्रोम 5p minus, very good Abhishek. Right, क्राइडियो-चैट syndrome is called as a 5p deletion, mewing like a cat, mewing काजल, mewing like a cat. Right, MEW. Right, उसी के साथ साथ हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ट्रांसलोकेशन का. What's the example of translocation we have studied? Example of translocation, CML. Very good, CML, that is chronic myeloid leukemia. एंड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन किसके बीच में हुआ था हमारे पास? बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स इट वर्क आउट. Right, chromosome number 9 and chromosome number 22. From which chromosome the loss of information occur? From which chromosome the loss of information occur? Right, 9. वेरी गुड, 9 से लॉस हुआ था और गेन किस पे हुआ था? 22 पे हुआ था, जिसकी वजह से प्रोटो-ऑन्कोजीन्स किस में कन्वर्ट हो गए थे? ऑन्कोजीन्स में, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट इन द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कॉज ऑफ द कैंसर. Right, okay. Next, if I will ask you, right, if transition is occurring, right, बहुत ध्यान से, if transition, bucket lymphoma is another example, right, if transition is occurring, right, at that time, transition is occurring at that time, right, what will be the result? If transition is occurring during a point mutation, what will be the result क्या होगा हमारे पास अगर हम transition कर रहे हैं उस टाइम पे? राइट, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि ट्रांजिशन होता क्या है. राइट, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि आगे हम कैसे मूव करते हैं. फाइन, राइट. ट्रांजिशन क्या होता है फटाफट से, क्या याद आ रहा है ट्रांजिशन से? ट्रांजिशन क्या पढ़ा था हमने? Yes, purine to purine and pyrimidine to pyrimidine. तो we discuss about the base shift. Base shift हो जाता है ना, right? We discuss about the base. हमारे पास क्या हो जाता है? Alter change हो जाता है, right? तो base change होने की वजह से हमारे पास crossing भी क्या हो जाती है? उनके बीच में change हो जाती है, right? That's why it result in the transition. Transversion क्या था? Purine to pyrimidine या pyrimidine to purine. That is called transversion. लेकिन purine to purine, pyrimidine to pyrimidine is called as the transition. Right? याद रहेगा यहाँ तक? अच्छा, what's the difference in the Klinefelter syndrome and the Turner syndrome? Difference in between Klinefelter syndrome and the Turner syndrome, जल्दी से. Klinefelter syndrome and the Turner syndrome, क्या difference होगा इनके बीच में? Very good, very good, Rana. Right, Klinefelter syndrome किसकी ट्राइसोमी है? It's an X ट्राइसोमी. राइट, लेकिन भाई मोनोसोमी हमारे पास टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक्स की मोनोसोमी है. राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो इसी वजह से हम मेन डिफरेंस कहेंगे, लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दैट बोथ ऑफ देम आर दी एलोसोमल एन्यूप्लॉइडी. दोनों एलोसोमल एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल है.
राइट। ऑटोसोमल के भी होते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे पास किसके एग्जाम्पल है? एलोसोमल एंड। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए हम। वेरी गुड जोया। राइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कैटेगरी which we are going to start with. फिर आगे आएंगे डिग्री एनालिसिस। Now, classification of mutation on the basis of mutagen. Yes, sister. Okay, everyone. अब एक एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से इसका समझना है, ठीक है? किस तरीके से हम कर रहे हैं इसको। हमने कहा बेटा सबसे पहली चीज हमें म्यूटेशन को क्लासिफाई करना है म्यूटेजन के बेसिस पे, राइट? अभी तक हमने ये पढ़ा कि यस CAB1 जीन है अभिषेक, CAB1 is a gene. CAB1 is a type of a gene present on the chromosome number 9, which is a promoter, जो actually में promoter है हमारे पास, right, of the BCR gene located on the chromosome number 22. And because of that promoter, उस promoter की वजह से ही हमारे पास एक work हो रहा है, right, it is not able to, right, ये basically हमारे पास पहले का कैंसर कॉज नहीं कर रहा था, लेकिन इसके promoter आने की वजह से कैंसर कॉज कर रहा है, right? By virus का बेटा simple structure है ना, they don't have a proper structure as well, right? So that's why it is basically being the one जो हम ये define करते हैं, right, कि virus are majorly mutable in nature, right? इसी वजह से, right? Complete यहाँ तक धनंजय अभिषेक दोनों clear हो गए points? Now let's talk about, yes Kushagra, raised hand. Yes Kushagra, any doubt beta? Right. Okay guys, now starting with the classification of mutation. Mutation को classify करेंगे on the basis of mutagen. हम कहते हैं what is a mutagen? Mutagen है क्या? Right, mutagen is being defined as a chemical and agent, we can say, which is causing the mutation, which is letting the mutation to happen. Right, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है उसे आप म्यूटेजन का नाम देते हो, राइट? तो आपने कहा यहाँ पर उस एजेंट के बेसिस पे कि वो एजेंट का क्या नेचर होगा और वो कैसे म्यूटेशन कॉज करेगा। We simply define, right, two type of a mutation. One is the spontaneous mutation and another is the induced mutation. अब एक एक करके ध्यान से। Spontaneous mutation का मतलब एक ऐसा mutation, right, जो arise होता है spontaneously, which arise spontaneously means which arise without any induction of the mutagen. Mutagen का induction ना भी हो, right, फिर भी वो हमारे पास arise हो सकता है। तो without any induction of mutagen, if it is being arising directly because of the error in the cell में error होने की वजह से, right, okay कुशाग, just wait बेटा, वीडियो नहीं आ रही है, राइट? जो साहब चेंज द नेटवर्क बेटा, 2 मिनट रुको जरा, फिर शायद वीडियो आ जाए, राइट? ओके गाइस, हमने कहा यहाँ पर इफ म्यूटेशन जो है अराइज होता है स्पॉन्टेनियसली, राइट, एंड स्पॉन्टेनियसली अराइज हो रहा है विदाउट एनी म्यूटेजन इंडक्शन, कि कोई म्यूटेजन आप बीच में से इंड्यूस नहीं कर रहे, कोई म्यूटेजन प्रेजेंट नहीं है और उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द एरर इन द सेल के ही प्रोसेस के अंदर एरर होने की वजह से वी डिफाइन द प्रोसेस एज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। लेकिन वहीं पर अगर हम कहें कि म्यूटेजन हमारे पास प्रेजेंट है और उसकी वजह से म्यूटेशन इंड्यूस होता है, और म्यूटेजन की वजह से अगर इंड्यूस हो रहा है म्यूटेशन, तो उसे हम नाम क्या देंगे? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के बारे में, राइट, फिर हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में वन बाय वन। So let's talk about the spontaneous mutation very first and then we will talk about the induced mutation. अब नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, राइट, कि कुछ ना कुछ ऐसे सेल के अंदर ही एरर हो रहे हैं जिनकी वजह से ये म्यूटेशन अराइज हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ विच द म्यूटेशन इज एक्चुअली अराइजिंग इन द सेल। तो अब हमें यही चीज पढ़नी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से ये म्यूटेशन अराइज होता है, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू विद द वेरी फर्स्ट, राइट, द रीजंस रिलेटेड फॉर दी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, राइट? अब ये क्या रीजन है जिसमें हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास सबसे पहला रीजन जो आता है दैट्स अ रेप्लिकेशन एरर। लेट अस सपोज आज मेरे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करता है
तो सेल साइकिल में एक फेज पढ़ते थे हम, एस फेज, एंड एस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो वहीं पर हम बेसिकली कहते हैं कि इन दैट कंडीशन ओनली, राइट, रेप्लिकेशन जब हो रहा है, लेट अस सपोज रेप्लिकेशन करते टाइम में पॉलीमरेज एंजाइम व्हिच इज अलोइंग दैट रेप्लिकेशन टू हैपन, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा कॉपी बन रही है डीएनए की हमारे पास, उसके बनते टाइम मान लो एडेनाइन की जगह एडेनाइन मिसरीड हो गया, और मिसरीड होकर एडेनाइन को पेयर थाइमिन के साथ करना था, लेकिन अब एडेनाइन ने पेयर साइटोसिन के साथ कर लिया। तो क्या ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ? Is it a type of substitution mutation because it leads to the insertion, right, of any non-specific base? कोई भी non-specific base insert हो गया, लेकिन ये base ऐसा नहीं हुआ कि किसी base को delete करके आया है, right? उतने ही number के bases में से एक original base हटके एक substituted base लग चुका है, right? तो ये process हमारे पास क्या कहलाया जाएगा? Substitution mutation. Everyone clear? Substitution mutation का पहला main reason किस वजह से आता है ये हमारे पास, कि हमने यहाँ पर क्या कहा हमारे पास, बिकॉज ऑफ द बेस विच इज बीइंग चेंजिंग ओवर हियर, राइट, इट्स बेसिकली नॉट द वन जो एक्चुअल के म्यूटेजन की वजह से आया है, लेकिन वो डीएनए पॉलीमरेज की वजह से आया है, राइट, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रेप्लिकेशन एरर्स की वजह से, राइट। अब हमने कहा नेक्स्ट आता है टॉटोमेरिक शिफ्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। जैसे हम आयनिक पीएच, सेल के आयनिक पीएच को चेंज करते हैं, आयनिक पीएच के चेंज होने की वजह से जो नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सभी बेसिस हमारे पास टॉटोमराइज हो जाते हैं, राइट। ये सभी बेसिस हमारे पास टॉटोमराइज होने का मतलब दे आर द बेसिस व्हिच लीड्स टू दी, राइट, जो चेंज इन द इफेक्ट। टॉटोमराइजेशन सबको पता है, यहाँ पर जिस ग्रुप के अंदर अमीनो होता है वो इमिनो में चेंज हो जाता है, जिसके अंदर कीटो होता है वो इनॉल में चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली चेंज हमारे पास अक्कर होते हैं। तो हमने कहा ड्यूरिंग द चेंज इन द आयनिक पीएच नाइट्रोजनस बेसिस टॉटोमराइज होते हैं और फॉल्टी बेस पेयरिंग कॉज करते हैं। अब किस तरीके से? अगर मेरे पास नॉर्मल एडेनाइन था और एडेनाइन का टॉटोमराइजेशन करा दिया आपने, तो एडेनाइन का टॉटोमराइजेशन कराने की वजह से इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द बेस पेयर, राइट। ये बेसिकली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग विद साइटोसिन, राइट। फॉल्टी बेस पेयरिंग कॉज करते हैं बिकॉज बेस पेयरिंग थाइमिन की जगह, यूरिसिल की जगह ना होके किसके साथ हो रही है? साइटोसिन के साथ, राइट। सिमिलरली इफ वी विल से, अगर हमारे पास बेसिकली थाइमिन है और अगर वो टॉटोमेरिक है, राइट, तो ऑन दैट बेसिस थाइमिन इज गोइंग टू बेस पेयर विद, राइट, ये बेस पेयर किसके साथ कर रही है? विद द ग्वानिन, ग्वानिन के साथ, राइट। सो बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया। तो अगर मेरे पास AT प्रेजेंट है एक स्ट्रैंड के अंदर, A और T बेस प्रेजेंट है, तो अपोजिट स्ट्रैंड में क्या जाएगा? C और G जाएगा, राइट। तो ऑन दैट बेसिस वी विल डिफाइन ATGC, हमने यहाँ पर डिफाइन किया एज अ 2 strands, राइट, एज अ पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। फाइन, राइट, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? तो एक तरीके सब्स्टिट्यूशन ही हो गया ना हमारे पास, क्योंकि थाइमिन बेस पे किसके साथ कर रहा है? ग्वानिन, एडेनाइन बेस पे किसके साथ कर रहा है? साइटोसिन। अब वही अगर आगे जाके आपका यहाँ पर डॉटर डीएनए बनाएगा तो अल्टीमेटली वापस से हमारे पास प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन पूरी तरीके से हिंडर हो जाएगा, राइट। एवरीवन कंप्लीटेड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, समझ आ गया अच्छे से? डन, राइट। नाउ टॉटोमराइजेशन क्लियर है बेटा? टॉटोमेरिक इफेक्ट का मीनिंग याद है ना एवरीवन? Yes, okay. Now the next one we says oxidative shift of the nitrogenous base. Oxidative shift का मतलब कि जो nitrogenous bases present है, they will go for the oxidation. They sometimes go for the oxidation reaction, right? और जब ये oxidation reaction करते हैं, like due to some oxidation reaction और nitrogenous base, जो उनके base pairing है, right? This will change leading to the substitution mutation. फाइन, राइट। तो हमने कहा ऑक्सीडेटिव शिफ्ट का मतलब ड्यू टू सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑन द नाइट्रोजनस बेस, राइट, बेस पेयरिंग नेचर चेंज होता है और बेस पेयरिंग नेचर उनका चेंज होने की वजह से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कॉज होती है, राइट। देन वी विल से डीप्रिमिडेशन और डिप्रिमिडेशन, राइट। डीप्रिमिडेशन मींस जो आपने एडेनाइन ग्रुप लिया है, राइट, जो आपका एडेनाइन है। अब एडेनाइन अगर मेरे पास यहाँ पर, ओके, वीडियो फिर से वापस से चली गई है, वॉइस इज ब्रेकिंग, एक सेकेंड। Okay, give me a second, guys. Just I'm switching to the another network. Just give me 2 minutes.
Okay, now is it fine? Audio, video, perfect? Yes, everyone. Yes. Okay, now it's being there. Video is there, audio is there. बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे वीडियो तो नहीं दिखता है जिस टाइम पे मैं आपको समझा रही हूँ शेयर स्क्रीन के ऑप्शन पे. ठीक है. ओके एवरीवन. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक से वापस स्टार्ट करते हैं. ओके. नाउ वी से ऑक्सीडेटिव शिफ्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेस. ऑक्सीडेटिव शिफ्ट में हमने क्या कहा कि नाइट्रोजनस बेस की कभी कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की वजह से उनकी बेस पेयरिंग का नेचर चेंज हो जाता है. कुछ ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाती हैं, राइट, जिसकी वजह से उनकी बेस पेयरिंग हैबिट चेंज हो जाती है, बट वैसे वापस से हो जाता है आपके सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. या फिर ऐसा मान लो कि न्यूक्लियोटाइड अगर है तो उसमें से प्यूरीन या पिरिमिडीन कंटेंट को हटा दिया, राइट, मींस यू हैव जस्ट रिमूव दैट कि आपका यहाँ पर प्यूरीन भी हट गया, पिरिमिडीन भी हट गया, राइट. तो उसकी इनएक्टिविटी, न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो सिर्फ शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन रह गया हमारे पास. ऑन दैट अकाउंट अगर वो सेंट्रल डोग्मा में पार्टिसिपेट करते तो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियोटाइड क्या है वहाँ पर इनएक्टिव है, एंड इट्स नॉट फॉर्मिंग द डीएनए इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डीएनए की इन्फॉर्मेशन नहीं बन रही होगी, राइट. तो उस टाइम पे जस्ट एज अ कंप्लीट किया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को कॉज करना. अंडरस्टूड एवरीवन, राइट. सो हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कॉज करने के लिए सबसे मेन हो गया टॉटोमेरिक शिफ्ट होना, राइट, ऑक्सीडेटिव चेंजेस होना, डिप्यूरिनेशन डिपिरिमिडेशन हो जाना, राइट. एंड नेक्स्ट वन वी विल से द वेरी फर्स्ट विच इज बीइंग देयर, राइट, जो हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली तो हमने कहा यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास पॉइंट ये आ गया, राइट, जहाँ हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज की वजह से जो स्पेसिफिक रेप्लिकेशन एरर हो रहे हैं उनकी वजह से म्यूटेशन आपकी अराइज हो रही है. तो ये सभी म्यूटेशन मेरे पास क्या चले गए, दीज ऑल म्यूटेशंस आर कॉल्ड एज दी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, राइट. इन्हें हमने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस का नाम दे दिया. समझ आया यहाँ तक का पॉइंट बचा, राइट. तो ये हमारे पास हुआ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. अब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के बाद वी से द नेक्स्ट वन, राइट, जितने भी हमारे पास पहली चीज सबसे मेन एक फैक्ट, जितने भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है वो जनरली नेचुरल म्यूटेशन. ऑब्वियसली बात है बेटा, ऑर्गेनिज्म खुद अपनी बॉडी में वर्कआउट कर रहा है ना, तो इट्स अ नेचुरल म्यूटेशन एंड ऑल्सो रिगार्ड एज बैकग्राउंड म्यूटेशन. नेचुरल को ऐसे बैकग्राउंड भी कहते हैं बिकॉज, राइट, दे विल रिमेन एज सच रहेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड अपीयर ओनली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁵, राइट. 10⁻⁵ की फ्रीक्वेंसी पे ही रन करेंगे, लेकिन हमारे पास मेन क्या होगा, एज अ बैकग्राउंड की तरह वर्क करेंगे, मेन एंटिटी की तरह वर्क नहीं करेंगे, right, and behave as a normal pathogen की तरह भी, right. This is basically all about the spontaneous mutation. Everyone understood spontaneous mutation? Clear हुआ? बैकग्राउंड मीन्स सानिया, बैकग्राउंड मीन्स इन द बैक स्टोरी, दैट इज अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का जीनोम उसकी बैक स्टोरी है ना, जो उसकी पूरी बैक स्टोरी को डिफाइन कर रहा है, वो एक्चुअली मीनिंग आपका बैकग्राउंड का. ठीक है, राइट. अब आ जाए इंड्यूस म्यूटेशन पे, राइट. ओके गाइस, सो इंड्यूस म्यूटेशन अगर हम डिफाइन करते हैं, राइट, so we say they are basically being the type of a mutation which occur due to a mutagen की वजह से occur हुआ है. That is either be a physical mutagen or a chemical mutagen, कोई भी हो सकता है इनमें से, राइट. जहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी हम यहाँ पर रखते हैं, that is being defined as the physical mutagen. फिर मैं आऊँगी केमिकल म्यूटेशन से, उसी की बेसिस पे इंड्यूस म्यूटेशन के टाइप वहाँ पर बता पाएंगे. मेन कंसेप्ट यही है कि वन यू इधर, राइट, आप जो यूज करके चल रहे हो म्यूटेशन वो या तो डायरेक्ट ऑल्टरेशन कॉज कर दे या फिर स्टेप बाय स्टेप ऑल्टरेशन ऑटोमेटिकली कॉज हो जाए. फाइन, राइट. क्लियर हुआ है यहाँ तक का पॉइंट, राइट. द नंबर फर्स्ट दैट वी आर स्टार्टिंग विद इज फिजिकल म्यूटेशन, राइट. अब ये फिजिकल म्यूटेशन में स्टार्ट करते हैं क्या क्या है हमारे पास. दैट्स फिजिकल फैक्टर, environmental factor and how they are affecting the rate of complete हमारे पास process of induced mutation. Let's talk about that. Fine, right, okay.
Okay, is it fine everyone? Audio video perfect? क्लियर है? आज सुबह से थोड़ी नेट में इशू है बेटा, इसी वजह से वो बीच में एकदम हैंग हो रहा है, राइट? एंड आई होप अब आगे नहीं होगी प्रॉब्लम ऐसी, राइट? सो लेट्स होप फॉर दैट. ओके, राइट. ओके गाइस, सो नाउ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अभी हमने किया. हमने कहा इंड्यूस म्यूटेशन का मतलब कुछ ऐसे म्यूटेशन जो किसी म्यूटेजन के इन्फ्लुएंस में होंगे, म्यूटेजन की वजह से होंगे. तो वो म्यूटेजन हमारे पास फिजिकल म्यूटेजन भी हो सकते हैं और केमिकल म्यूटेजन भी हो सकते हैं. रीड करिए स्लाइड. हमने कहा फिजिकल म्यूटेशन का मतलब बच्चा फिजिकल फैक्टर, राइट? कौन कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन कॉज होती है, राइट? फिजिकल फैक्टर हमने दो मेन पढ़े. वन इज टेम्परेचर एंड अदर इज रेडिएशन. टेम्परेचर एंड हीट इज बीइंग द सेम, राइट? टेम्परेचर में हम क्या कहते हैं बच्चा, आप जितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? आप टेम्परेचर अगर ज्यादा से ज्यादा करते हो और अगर टेम्परेचर उसके टीएम वैल्यू की इक्वल हो जाते हो, टीएम आई होप ये सबने ज़ूलॉजी में पढ़ा है, टीएम इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द डीएनए, राइट? और वो मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए डिपेंड करता है कि डीएनए 80 रिच है या फिर डीएनए जीसी रिच है. अभी मुझे समझाना जरा सबके सब. अगर मैंने कहा मेरे पास डीएनए 80 रिच या जीसी रिच हिसाब से है, लेट अस सपोज मेरे पास डीएनए 80 रिच इन नेचर है, तो अगर 80 रिच डीएनए है मेरे पास, तो उस कंडीशन में, राइट, और जीसी रिच डीएनए में किसका टीएम ज्यादा होगा? 80 रिच वाले का ज्यादा होगा या जीसी रिच वाले का डीएनए ज्यादा होगा? मेल्टिंग टेम्परेचर, वेरी गुड, जीसी का, राइट कुशाल, जीसी का ज्यादा होगा. व्हाई जीसी इज गोइंग टू हैव द मोर टीएम, राइट? जीसी का टीएम ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जीसी में ट्रिपल बॉन्ड है सानिया, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना इज फादर वेरी वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू ब्रेक दी डबल बॉन्ड. तो इसी वजह से हमारे पास मेल्टिंग टेम्परेचर तक अगर पहुंच गए आप, अपने डीएनए को मेल्ट करा दिया, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए ना, और जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, उसका फंक्शन का लॉस हो गया, राइट? तो इट विल लीड टू द नॉन फंक्शनैलिटी एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ द म्यूटेशन. ये माना जाता है कि Q10 इक्वल्स टू 5. Q10 का क्या मीनिंग होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द Q10? एनीवन इन द क्लास? राइट, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, राइट? कि अगर आप 10 डिग्री राइज करते हो टेम्परेचर में, तो कितना टाइम्स या कितना परसेंट आपका वो प्रोसेस वेरी करता है, राइट? तो इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्रीज, 5 टाइम म्यूटेशन रेट इंक्रीजेस, राइट? 5 गुना म्यूटेशन का रेट बढ़ जाता है अगर आप 10% से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो 10 डिग्री सेल्सियस वाली बढ़ाते हो, तो इसका Q10 कितना इक्वल्स टू 5. दिस इज एक्सेप्ट फॉर द राइस प्लांट. Remember guys, rice is the only angiosperm where the low temperature will induce the mutation, high temperature won't induce the mutation. High temperature mutation को include नहीं करेगा, लेकिन हाँ low temperature जरूर कर सकता है. Fine, right? Everyone understood, right? तो ये point समझ आ गया अच्छे से. Physical mutation का सबसे पहले that's the temperature, right? Temperature के बाद हमने कहा the next one which is being there is the radiation. कि अब radiation कौन सी आ रही है? हमने कहा रेडिएशन बेटा दो टाइप के होते हैं, राइट? टेम्परेचर अफेक्ट ब्रेक डाउन. टेम्परेचर अगर ज्यादा करोगे बेटा, टीएम होगा अंकुर, तो टीएम की वजह से क्या होगा? मेल्टिंग टेम्परेचर, डीएनए के बीच में जो स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाएगा, और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक हो गया, वैसे ही हमारे पास पूरा प्रोसेस वहां पर एब्रप्टली स्टॉप हो गया, राइट? तो दैट इज व्हाट वी विल डिफाइन एज द कंप्लीट डिफाइन एज फर्स्ट वन, दैट इज द टेम्परेचर. अब समझ आया पॉइंट? राइट, एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? राइट, नाउ द नेक्स्ट वन आते हैं बेटा रेडिएशन पे. रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है? हमने कहा रेडिएशन हमारे पास दो टाइप के, वन इज द आयोनाइजिंग रेडिएशन, राइट, एंड अनदर विल बी द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, राइट? जब आपका अंकुर टेम्परेचर उतना पहुंच जाएगा उसके टीएम के इक्वल, उस टाइम पे काम होगा, राइट? देन इट विल हैपन. तो जब आप टेम्परेचर आपने नॉर्मल 35 रखा हुआ है, लेट्स सपोज का टीएम 60 है, तो जैसे 60 तक पहुंच जाएगा रेप्लिकेशन के दौरान, राइट, वहीं पर प्रोसेस को रोक दो, राइट? एवरीवन अंडरस्टूड? राइट, नाउ द रेडिएशन, अगर हमने कहा रेडिएशन लाइक एक्सरेज है हमारे पास, राइट, उसी के साथ साथ आपका गामा रेज है, बीटा रेज है, ये सब बेसिकली, राइट, ये सब रेडिएशंस आयनाइजिंग रेडिएशन क्लास्ट्रोजेनिक इफेक्ट कॉज करते हैं. व्हाट इज दिस क्लास्ट्रोजेनिक इफेक्ट? दैट्स अ स्ट्रैंड ब्रेकिंग इफेक्ट. स्ट्रैंड को बीच में से, अभी तक देखो टेम्परेचर की वजह से या हाई हीट की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड की रप्चरिंग होती है, लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से बॉन्ड ब्रिज जो हमारे पास ब्रेकिंग इफेक्ट है उसे हम कहते हैं स्ट्रैंड ब्रेकिंग इफेक्ट, क्योंकि टारगेट ब्रेव को ऑफ करते हैं, राइट? दे विल लीड टू द क्लास्ट्रोजेनिक इफेक्ट, स्ट्रैंड ब्रेकिंग इफेक्ट लीडिंग टू द ब्रेक इन दी, राइट, जिसकी वजह से क्रोमोसोम में ब्रेक आता है और इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है, राइट? जो हमारे पास नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, दैट्स यूवी रेज, right? They are going to do what? They will cause a mutation once again. Once it reduces the polyploidy तो है, but it also induces the complete
राइट, आपका उसी के साथ साथ pyrimidine के डाइमराइजेशन भी कराते हैं, डाइमर्स भी बनते हैं pyrimidine के, राइट, एंड दिस pyrimidine dimerization is thymine dimers have been formed, there is small t, राइट, और स्मॉल टी आपका बॉन्ड बना सकते हैं, फिर कैपिटल टी और सी आपका बॉन्ड बना सकते हैं, सी सी बॉन्ड बना सकते हैं, सी और ए बॉन्ड बना सकते हैं, राइट, सो दैट इज बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज ए थाइमिडीन डाइमर्स। और ये डाइमराइजेशन अगर आपने डॉटर स्ट्रेच में करा दी तो क्या डॉटर स्ट्रेच रेप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट, इज डॉटर सेल डॉटर स्ट्रैंड एप्लीकेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, नो ना, क्यों, क्योंकि वहाँ थाइमिन तो हटा ही चुके हैं, उसके एसोसिएशन म्यूटेशन करा चुके हो, राइट, तो आपको वो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है, राइट, तो फिजिकल म्यूटेशन सबको क्लियर हो गए अच्छे से। वन एंड द सेम थिंग सान्या, राइट, जीन की बात कर रहे हैं बेटा, जीन के अलील्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ आफ्टर द फिजिकल म्यूटेशन लेट्स मूव टू द केमिकल म्यूटेशन। अब केमिकल म्यूटेशन की चलते हैं, दोनों चीजें क्लियर है, टेम्परेचर रेडिएशन, राइट, व्हाट इट बेसिकली असाइन टू अस, कि हमने क्या इसके अंदर देखा कि हमारे पास म्यूटेशन किस तरह वर्क करते हैं। नाउ इफ आई विल से ओके खुशबू, डाइमराइजेशन का मतलब बेटा डाइवर बनना, दो यूनिट को एक दूसरे से रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह ज्वाइन हो जाना, right, that is called dimerization. The thymine is having the ring like structure and the thymine is having a ring like structure, they fuse together, right, and ultimately result in the formation of the something we can say जो हमारे पास है। हाँ, रेशियो बच्चा आपको सिर्फ इतना सिग्निफाई करता है कि कौन सा डाइमर सबसे ज्यादा अमाउंट में बनता है,
Okay. Is it fine, everyone? Audio, video, perfectly fine. Okay. Able to hear me? Yes. Okay. Good. Good. चलो फटाफट से टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेटिंग. राइट, ऑलरेडी अपना टाइम इतना जा चुका है, इसी में आज राइट क्लास का. ओके गाइस. राइट, सो बेसिकली बेटा स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस म्यूटेशन में आपको पढ़ा रही थी. राइट, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं. राइट, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में आपको मैंने बताया द म्यूटेशन विच इज हैपनिंग विदाउट एनी इंडक्शन ऑफ द म्यूटेजन. लेकिन जहाँ म्यूटेजन आपका वर्क करता है उसे हम डिफाइन करते हैं एज ए इंड्यूस म्यूटेशन. इंड्यूस म्यूटेशन बेसिकली वर्किंग ड्यू टू फिजिकल और केमिकल म्यूटेजन. जहाँ हम फिजिकल म्यूटेजन की जब बात करते हैं तो हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि फिजिकल म्यूटेजन इज बीइंग द वन जो हमारे पास वर्क कर रहे हैं. राइट, लाइक टेम्परेचर की अगर हमने बात की और उसी के साथ साथ अगर हमने बात की यहाँ पर आपका नेक्स्ट वन दैट इज राइट आपका रेडिएशंस है. तो हमने जब टेम्परेचर को डिफाइन किया तो हमने कहा टेम्परेचर विल डू व्हाट. टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा. एंड बिकॉज ऑफ द ब्रेक ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. लेकिन ये टेम्परेचर तभी वर्क करेगा जब वो किसके इक्वल पहुंच चुका है या किसके ज्यादा पहुंच चुका है, उसके मेल्टिंग टेम्परेचर के इक्विवेलेंट या उसके ज्यादा हो चुका है. तो जो भी डीएनए आपका जी से रिच होगा उस डीएनए का मेल्टिंग इतने आसानी से नहीं होगा, लेकिन हाँ जो 80 रिच होगा सेगमेंट उसका टेम्परेचर का जल्दी इफेक्ट उस पर दिख जाएगा मुझे. राइट, फिर मैंने कहा रेडिएशन में दो हैं. वन इज द आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड अनदर वेट सान्या एंड अनदर इज द आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जो एक्सरेज वाले रेडिएशन है, राइट वो आपके रेडिएशन वो होते हैं जहां पर हम कहते हैं दे विल कॉज अ क्लैस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. तो पूरे स्ट्रैंड में जो बेसेस है उनके बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे. यस राजुल भाई समझा रही हूँ बेटा. राइट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और डीएनए बीच में से ब्रेक हो जाएगा. अगर मान लो डीएनए के पास एक 5-6 जीन एक साथ थे, आपने बीच में से ब्रेक कर दिया तो उसका तो पूरा फंक्शन लॉस हो गया ना. राइट, तो ऑन दैट कंप्लीट ग्राउंड यू विल से द लॉस ऑफ कंप्लीट फंक्शन मिला. Right, so that's a scenario which is being discussed in the case of the induced mutation which is being done by the ionizing radiation. अब सबसे मेन आता है हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, लेट्स सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ यूवी रेज. अब अगर मैं यूवी रेज का एग्जांपल लेती हूँ तो अल्ट्रावायलेट रेज का सबसे मेन कैटेगरी है कि दे आर द मेन म्यूटेजन आल्सो. एंड व्हाट दे आर डूइंग द थाइमिडीन डाइमराइजेशन. दे आर डूइंग द pyrimidine डाइमराइजेशन. pyrimidine को डाइमराइज कराते हैं, थाइमिडीन को डाइमराइज कराते हैं. pyrimidine और थाइमिडीन के डाइमराइजेशन का मीनिंग कि थाइमीन साइटोसिन के बीच में बॉन्ड बनने लगता है, जिसकी वजह से सबसे मेन डाइमर कौन से मिलते हैं, थाइमीन वाले. तो मेरे पास रेशो क्या आती है, थाइमीन इज टू थाइमीन साइटोसिन 10:3:3 मीन सबसे ज्यादा नंबर मेरे को किसके मिल रहे हैं, थाइमीन के मिल रहे हैं. अब थाइमीन के डाइमर्स के इतने ज्यादा नंबर मुझे मिल गए जिसकी वजह से थाइमीन अनअवेलेबल हो गया कि वो आगे अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो नया स्ट्रैंड बन ही नहीं सकता. अगर नया स्ट्रैंड नहीं बनेगा तो क्या कॉपी नंबर रिड्यूस हो जाएगा. Yes guys, is this point clear? Do the copy number reduces? मदर सेल के से आगे जो डॉटर सेल बनने हैं क्या उसका पूरा का पूरा ओवरऑल उसका कॉपी नंबर रिड्यूस हो गया. और अगर उसका ओवरऑल कॉपी नंबर रिड्यूस हो गया तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो गया, इट रिजल्ट्स इन द कंप्लीट कि आगे उसकी ग्रोथ भी खत्म हो गई, आगे जनरेशन भी खत्म हो गई. धीरे धीरे सेल में जो है आपका यहाँ पर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जनरेट होता है. ये स्वतंत्र मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा. राइट, तो ये मेरे पास बेसिकली था बेटा आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का पार्ट. राइट, जो आपको अच्छे से याद रखना है. राइट, कि हमारे पास कैसे एक आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन किस तरीके से वर्क करते हैं. राइट, दैट यू नीड टू रिमेंबर. राइट, तो हमने कहा यहाँ पर यूवी रेज का मेन इफेक्ट pyrimidine डाइमराइजेशन करना, थाइमीन डाइमर्स बनाना, जिसकी वजह से थाइमीन अपना फंक्शन लूज कर देगा और उसी की वजह से डीएनए का ना तो आगे फंक्शन हो पाएगा ना ही आगे डॉटर सेल फॉर्म हो पाएगा. बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी विल से इट विल रिजल्ट इन दिस. अच्छा, अब हमारे पास कोई भी म्यूटेशन, any type of the mutation, whether it be the induced mutation or it be the chemical mutation, right, progeny is cloned. progeny बनेगी नहीं ना, and asexual reproduction तो higher organisms करते ही नहीं, right, तो उनमें तो होगा ही नहीं वो. Right, yes, thymine won't be there a single thymine, yes, because it is already finished in dimer. बिल्कुल सामने. राइट, तो कोई भी म्यूटेशन आपका यहाँ पर बच्चे कहलाया जाता है, चाहे वो इंड्यूस्ड हो चाहे वो स्पॉन्टेनियस हो, इट इज सेड टू बी अ टाइप व्हिच कैन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन only when it is happening in the germinal cell.
सोमैटिक सेल में अगर हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसी ऑर्गेनिज्म में आएगा, मींस आगे की जनरेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जर्मिनल सेल्स में वो ट्रांसमिट हो चुका है तो ऑब्वियसली फर्क पड़ जाएगा। अब समझ आया सामने, डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा? राइट, एवरीवन अंडरस्टूड? ये दोनों कैटेगरी सबको क्लियर हुई फिजिकल म्यूटेशन की? वन इज टेम्परेचर, अदर इज रेडिएशन। राइट, डन। अब हम यहाँ पर इसी से ही आगे कंटिन्यू करते हैं केमिकल म्यूटेशन पे। अब एक एक कैटेगरी बहुत ध्यान से, केमिकल म्यूटेशन कैसे होता है, और मुझे फटाफट से इसमें समझाते चले जाओ, क्योंकि क्वेश्चन दूंगी मैं इसके बाद, तो सब मुझे सॉल्व करके देखिए उसमें। राइट, दैट्स व्हाई इफेक्ट इज स्टिल देयर। यस आन्या, बिल्कुल, दैट्स व्हाई इफेक्ट इज स्टिल देयर। राइट, नाउ मूविंग टू द केमिकल म्यूटेशन। राइट, केमिकल म्यूटेशन में सबसे पहला मेरे पास केमिकल म्यूटेशन आता है नाइट्रस एसिड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नाइट्रस एसिड डू व्हाट? इट्स अ डीएमिनेटिंग एजेंट, जो अमीनो ग्रुप को हटाता है। नाइट्रोजनस बेस अगर मैं नॉर्मल देखो, अगर थोड़ा ध्यान हो, मैंने पहले भी कहा था नाइट्रोजनस बेस का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दो, नेक्स्ट चैप्टर में यही मेन चीज पढ़नी है। नाइट्रोजनस बेस में अगर मैंने एडिनाइन का, तो एडिनाइन को मैं लिखती हूँ 6 अमीनो प्यूरिन। बायोलॉजिकल नेम, उसका पूरा केमिकल नेम क्या होता है एडिनाइन का? 6 अमीनो प्यूरिन। तो अगर मैंने 6 अमीनो, एग्जाम्पल लेती हूँ, 6 अमीनो प्यूरिन लिया, मैंने उस 6 अमीनो प्यूरिन में से अमीनो ग्रुप हटा दिया। डीएमिनेट करने का मतलब अमीनो ग्रुप हटा देना। अगर मैंने उसमें से अमीनो ग्रुप हटा दिया, तो वो मेरे पास ए जो है, जो एडिनाइन का ग्रुप है, वो किस पे चेंज हो गया? चेंजेस इनटू हाइपोजेंथिन। राइट, एडिनाइन किस में चेंज हो गया? मेरे पास हाइपोजेंथिन। एंड हाइपोजेंथिन इज अ ग्रुप जिसके पास अमीनो ग्रुप नहीं है, और अमीनो ग्रुप ना होने की वजह से उसकी बेस पेयरिंग हैबिट चेंज होती है। राइट, सेम उसी तरीके से ग्वानीन को अगर कराया, तो ग्वानीन में जेंथीन बन गया, जिस 2 अमीनो 4 ऑक्सी आपका प्यूरिन होता है। राइट, तो हमने वो ग्रुप बनाया। देन साइटोसिन अगर हमने डाला, तो वो चेंज हो गया यूरिसिल के अंदर, उसने अमीनो ग्रुप हटा दिया। राइट, वो यूरिसिल में चेंज हो गया। तो अब मैंने कहा यहाँ पर अमीनो ग्रुप को हटाने की वजह से, राइट, आप जो ग्रुपिंग चेंज, जो आप बेसिकली बेस को ही आपने चेंज कर दिया, तो ये जो म्यूटेटेड बेस बने ना, इन्होंने बेस पेयरिंग हैबिट को चेंज कर दिया। These mutated base lead to the change in the base pairing habit and lead to the change in the substitute to cause the substitution mutation. Example, मान लो पहले अगर एडिनाइन था, तो एडिनाइन बेस पेयर कर रहा था थाइमिन के साथ, क्योंकि अब नाइट्रस एसिड की वजह से एडिनाइन चेंज हो चुका है हाइपोजेंथिन में, तो अब हाइपोजेंथिन बेस पेयर करेगा साइटोसिन के पास। जैसे टॉटोमेरिक में पढ़ा था, ए का टॉटोमेरिज्म करा दो, तो ए के टॉटोमेरिज्म से ए बेस पेयर किसके साथ करेगा? साइटोसिन। राइट, उसी के साथ साथ आप जी का टॉटोमेरिज्म करा दो, तो किसके साथ बेस पेयर करेगा? थाइमिन। सी का टॉटोमेरिज्म करा दो, तो किसके साथ बेस पेयर करेगा? ए के साथ। तो सेम उसी तरीके से, बस यहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं हुआ, यहाँ तो अमीनो ग्रुप हट गया। राइट, तो अब हमने कहा जो पहले हमारे पास एडिनाइन थाइमिन बेस पेयर कर रहे थे, वो अब कौन बेस पेयर कर रहे हैं? मेरे पास हाइपोजेंथिन, एंड हाइपोजेंथिन नाउ बेस पेयर विद दी साइटोसिन। तो ये मेन एक चीज याद रखनी है। राइट, उसी के बाद हमने कहा साइटोसिन ग्वानिन बेस पेयर कर रहे थे, लेकिन अब साइटोसिन तो यूरिसिल में चेंज हो चुका है, तो यूरिसिल चेंजेस विद एडिनाइन। राइट, ग्वानिन साइटोसिन के साथ करा था, लेकिन अब वो ज़ैंथिन में चेंज हो चुका है। जो हो सकता है नॉर्मल बेस पेयरिंग करे साइटोसिन के साथ, या हो सकता है थाइमिन के साथ बेस पेयर करे। तो इट कैन बी एनी वन ऑफ देम जो ग्वानिन पे इफेक्ट आ सकता है। अब मुझे फटाफट से ये बता दो, नाइट्रस एसिड का इफेक्ट थाइमिन पे क्यों नहीं होता? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। Why nitrous acid have no effect on the thymine? Right, if a chemical mutagen as nitrous acid is being given to the cell, right, there is no effect caused on the thymine. Thymine remain unaltered. Thymine का कोई substitution नहीं होता, ऐसा क्यों? Right, anyone in the class? Anyone in the class who can explain me? Yes, बचा थाइमिन का स्ट्रक्चर याद है? थाइमिन नेवर हैव अमीनो ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। यस, एग्जैक्टली सर, थाइमिन नेवर हैव अमीनो ग्रुप। थाइमिन के पास अमीनो ग्रुप होता ही नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है एनीवन इन द क्लास? थाइमिन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? थाइमिन इज, यस, कीटो ग्रुप है, वेरी गुड। एंड थाइमिन इज 5 मिथाइल यूरिसिल। राइट, तो 5 मिथाइल यूरिसिल है ना हमारे पास, उसके पास अमीनो ग्रुप है ही नहीं, तो अमीनो ग्रुप हटाओगे कहाँ से? डीएमिनेट किसको करोगे? राइट, इसी वजह से हम इसे कहते हैं यहाँ पर दैट इज बीइंग द वन व्हिच इज, राइट, नो इफेक्ट ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन थाइमिन। और यूरिसिल की फुल फॉर्म क्या होती है? 2,4-डाईऑक्सीपिरिमिडीन। राइट, और कब बना? जब आपने यहाँ पर 4th पोजीशन से अमीनो ग्रुप साइटोसिन से हटा दिया, तो वो क्या बन गया आपका? यूरिसिल। यूरिसिल से आपने यूरिसिल में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया आपका? थाइमिन। Right, and because of that हम ये define करते हैं कि thymine is being the one which never have the amino group, because of which no type of the nitrous acid effect is being posed on it.
उसके ऊपर नहीं हो पाता है, राइट। फिर अब उसके बाद हमने कहा नेक्स्ट वन इज अ बेस एनालॉग। बेस एनालॉग पैरा नाइट्रस एसिड सबको क्लियर हो गया अच्छे से, एवरीवन कंप्लीटेड, राइट। बेस एनालॉग इज बेसिकली जहां पर आपने नाइट्रोजनस बेस का एक सब्स्टिट्यूट दे दिया, राइट। बिल्कुल सब्स्टिट्यूट वैसे ही पेयरिंग करता है, नॉर्मल पेयरिंग जैसे होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूट विल अंडरगो द टॉटोमेरिक शिफ्ट। ये बहुत जल्दी, बहुत रैपिड रेट पे टॉटोमेरिक शिफ्ट होता है, राइट। और अगर सब्स्टिट्यूट में टॉटोमेरिक शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन द बेस पेयरिंग, देयर इज अ चेंज इन द म्यूटेशन। एग्जांपल में लेके चलती हूँ बेटा, राइट। अब मैंने कहा यहाँ पर आर्टिफिशियल बेस एनालॉग 5-ब्रोमोयूरेसिल, 2-अमीनोप्यूरीन, बेंजाइल प्यूरीन, बहुत सारे हमारे पास बेस एनालॉग्स, जिसमें मेन अभी हमें पढ़ने हैं। हमने कहा सबसे पहले 5-ब्रोमोयूरेसिल। 5-ब्रोमोयूरेसिल इज एनालॉग ऑफ थाइमीन। एनालॉग का मीनिंग सबको समझ आता है, सब्स्टिट्यूट। एनालॉग का मतलब क्या, हमारे पास सब्स्टिट्यूट उसके जैसा स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है, लेकिन पोजीशन भले ही वही, लेकिन ग्रुप वही नहीं है, राइट। जिसकी वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं एज दी एनालॉग, ठीक है। जैसे कि हमने कहा आर्टिफिशियल बेस एनालॉग मेरे पास क्या है, आर्टिफिशियल बेस एनालॉग इज 5-ब्रोमोयूरेसिल विच इज एनालॉग ऑफ थाइमीन, जो थाइमीन का एनालॉग है। अब बेसिकली क्या होता है, थाइमीन तो नॉर्मली एडेनाइन के साथ बेस पेयर करता है, यूरिसिल के साथ बेस पेयर करता है, जो हम पढ़ते हैं आरएनए के अंदर यूरिसिल के साथ और डीएनए के अंदर एडेनाइन के साथ। नाउ आई से थाइमीन किसमें चेंज हो गया, थाइमीन चेंजेस इनटू 5-ब्रोमोयूरेसिल। अब थाइमीन अगर 5-ब्रोमोयूरेसिल में चेंज हो गया हमारे पास, तो थाइमीन का क्या हो गया, अब 5-ब्रोमोयूरेसिल ज्यादा टॉटोमेरिक सपोज्ड है एज कंपेयर टू दी थाइमीन। तो थाइमीन शायद इतना टॉटोमेरिक बेस पेयरिंग ना करे जितने आपके यहाँ पर 5-ब्रोमोयूरेसिल करेगा। तो जो 5-ब्रोमोयूरेसिल टॉटोमेरिक में गया, इट विल गिव बॉन्डिंग विद दी ग्वानीन। तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानीन के साथ, जबकि बनाना किसके साथ चाहिए था, एडेनाइन के साथ, लेकिन क्योंकि टॉटोमेरिक शिफ्ट हो गया तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानीन के साथ। एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। उसके बेसिस पे आपने उसमें डिफाइन किया सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फाइन, राइट। एवरीवन क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अब मैं इसमें दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। Another example for this is the 2-aminopurine. Next example है मेरे पास 2-aminopurine, and 2-aminopurine is a base analog of cytosine. ये cytosine का base analog, राइट। अब मैंने कहा यहाँ पर एडेनाइन का बेस एनालॉग है 2-aminopurine। एडेनाइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 6-aminopurine। अब ये हमारे पास एडेनाइन का बेस एनालॉग है, तो एडेनाइन तो नॉर्मली थाइमीन के साथ बेस पेयर करता है, लेकिन जब वो 2-aminopurine की फॉर्म में आ गया तो 2-aminopurine तो टॉटोमेरिज्म करेगा, एंड टॉटोमेरिज्म करके हमारे पास टॉटोमेरिक एडेनाइन किसके साथ बेस पेयर करता है, साइटोसिन। तो टॉटोमेरिक आपका अमीनोप्यूरिन भी किसके साथ बेस पेयर करेगा, साइटोसिन। Everyone understood? तो is it causing the substitution mutation, right? तो हमने कहा it will result in the substitution mutation. Understood everyone? Complete है यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से, राइट। तो दो इफेक्ट समझ आ गए। हमने कहा सबसे पहला इफेक्ट पड़ा नाइट्रस एसिड का, दूसरा इफेक्ट पड़ा हमने बेस एनालॉग का। यस और नो गाइस, राइट। अभी फिर क्वेश्चन करना है, इसलिए अभी जो भी डाउट हो वो साथ साथ पूछते चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इंटरकैलेटिंग एजेंट। इंटरकैलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे एजेंट जो इंटरकैलेट करते हैं। इंटरकैलेट का मतलब दे विल फिक्स इन बिटवीन, राइट। अब बेसिकली क्या करो, हम यहाँ पर एक प्रोसेस लेते हैं। हमारे पास डीएनए का पूरा एक सीक्वेंस है, तो डीएनए के सीक्वेंस के अंदर मान लो 15-16 बेसिस है, 16 बेसिस लेट्स सपोज इट इज गोइंग टू हैव। इन 16 बेसिस, एक बार वेट अंकुर, इन 16 बेसिस के बीच में जाके ये एक्रिडीन और प्रोफ्लेविन जो एक डाई है एक तरीके का, दे विल गो एंड इंसर्ट इन बिटवीन, उसके बीच में इंसर्ट हो जाते हैं। इंसर्ट होने की वजह से दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेशन, जिसे हमने इंटरकैलेशन का, और इस इंसर्शन होने की वजह से इट विल बेस पेयर विद द डीएनए, राइट। ये बेसिकली क्या करते हैं बिटवीन द बेस पेयर, और जैसे वहां से रिमूव होते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट, जब रिमूव होते हैं तो एक खाली स्पेस छोड़ जाते हैं। अपने साथ जिस पर्टिकुलर बेस के साथ बॉन्ड बनाते हैं उस बेस को अपने साथ लेके चले जाते हैं, और उसी के साथ साथ, राइट, जो स्पेस बीच में आ जाता है उस पे इंसर्शन करा देते हैं किसी एक बेस पे। इसका मतलब डिलीशन भी हुआ और इंसर्शन भी हुआ। तो डिलीशन और इंसर्शन अगर हो जाता है तो क्या चेंज हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट चेंज हो जाएगा। We will recognize it as a frame shift mutation. Everyone understood? Right, समझ आया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे इंड्यूस हुई, राइट। तो इंसर्शन और डिलीशन की वजह से, लाइक थैलेसीमिया के केस में, राइट। फिर से समझना, हमने कहा यहाँ पर नाइट्रस एसिड इज बीइंग द वन व्हिच इज डीएमिनेटिंग एजेंट, बेस एनालॉग इज बीइंग द वन व्हिच इज एडिंग द मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप, राइट। मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप को, सॉरी आपका यहाँ पर बेस एनालॉग का मतलब हमारे पास वो ग्रुप जो उसका एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है, और सब्स्टिट्यूट लेकिन टॉटोमेरिक शिफ्ट में ज्यादा जाएगा,
और जब टॉटोमेरिक शिफ्ट में ज्यादा जाएगा तो फॉल्टी बेस पेयरिंग को कॉज करेगा, राइट। और उसी के साथ साथ इंटरकैलेटिंग एजेंट का मतलब, लेट अस सपोज आपने 15 बेसेस लिए, 15 बेस में 5th पोजीशन के साइड पे आपने एक इंटरकैलेटिंग एजेंट डाल दिया। अब जब 5th पोजीशन की साइड पे इंटरकैलेटिंग एजेंट डाल दिया आपने, तो वो इंटरकैलेटिंग एजेंट ने राइट क्या किया, जब वो अपने आप को उससे वहां से हटाया डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम, तो अपने साथ साथ जो साथ वाला बेस था उसको भी रिमूव कर दिया, राइट। रिमूव द नियर बाय बेस। और नियर बाय बेस को रिमूव करने के साथ साथ, जो साथ वाला बेस है उसको रिमूव करने के साथ साथ, राइट, जो खाली स्पेस क्रिएट हो गया उसकी जगह नया बेस एक इंसर्ट भी हो, तो पूरी तरीके से म्यूटेशन हो गया ना, समझ आया पॉइंट? फाइन। So this is basically being defined as the intercalating agent. So yes guys, intercalating agent will results in induction of the frame shift mutation, while we will say the first base analog will result in the process of the substitution. Frame shift हमारा intercalating कराना, base analog frame shift कराएंगे, और high temperature आपका यहाँ पर तो ब्रेक ही कर देगा उसके बाद, राइट। और उसी के साथ साथ हमें जो बेसिक सीक्वेंस है इसमें, सीक्वेंस अच्छे से याद करेंगे। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? और कोई डाउट बेटा किसी में? फाइन, राइट। अच्छा, रिमूवल एंड आफ्टर, राइट। ऑन रिमूवल, राइट, वी विल से बेसिकली रिमूवल आफ्टर कहाँ पर बच्चे? Got it? Okay, Sane. Right, now the next one basically beta alkylating agent. Alkylating agent नाम से पता चला ना, which will add the ethyl group और methyl group. राइट, तो जो इथाइल ग्रुप नाइट्रोजनस बेस पे लगाएंगे, जो मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजनस बेस पे लगाएंगे, राइट, उन्हें आप नाम दोगे अल्काइलेटिंग एजेंट और इथाइलेशन। अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एडिशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप टू एनी ऑफ द केमिकल रिएक्टिव ग्रुप विल डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी और इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी। यस एवरीवन? Addition of alkyl group to any particular chemical group will decrease its reactivity or increase its reactivity. क्या cause करेगा? Very good राना, very good अंकुर। तो we will say it will decrease its reactivity, उसकी reactivity को कम कर देगा ना। तो अगर मैंने किसी इथाइलेटिंग या मिथाइलेटिंग एजेंट के थ्रू एक नाइट्रोजनस बेस पे इथाइल या मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्या अगर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम हो गई तो क्या डीएनए के फंक्शंस भी कम हो गए? क्योंकि अगर उसकी रिएक्टिविटी नहीं है तो डीएनए फंक्शन नहीं कर सकता, और अगर डीएनए के फंक्शन कम खत्म हो गए तो हमारे पास इट इज गोइंग टू कॉज द मेन थिंग, राइट, जहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास सारे के सारे बेसिस की फंक्शनिंग कम हो जाएगी, राइट। एंड दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली यूज्ड इन मेंटेनिंग द क्रॉप्स ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल स्टडीज, right, during encouraging, or we can say commonly being used in the mutational plant breeding, right. तो mutational plant breeding is one of the field of conventional plant biology जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, right, जहाँ पर वर्क ऑन करते हैं हमारे पास alkylating plants। फाइन, राइट, एवरीवन अंडरस्टूड? तो यहाँ तक सब कुछ, केमिकल म्यूटेशन, फिजिकल म्यूटेशन, एवरी डाउट टिल दिस पॉइंट बीइंग कंप्लीटेड? यस एवरीवन? क्लियर? राइट, अब हमने कहा यहाँ पर लास्ट में एजी म्यूलर वाज द फर्स्ट टू यूज द एक्सरे फॉर इंड्यूसिंग म्यूटेशन, राइट, इन ड्रोसोफिला। उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था, राइट, because of which he is being regarded as father of actinobiology. Actinobiology means study of mutation, ये father कहलाए जाते हैं, राइट। अब लास्ट में बस ये दो मेन कैटेगरीज, छोटी छोटी सी कैटेगरीज है। एल्काइलेटिंग एजेंट बेटा डाई की तरह डाल देते हैं, बस यू जस्ट एड इट इन द सेल, तो वर्क कर सकता है, ठीक है, राइट। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? राइट, अच्छा अब आते हैं ऑन द अदर टाइप ऑफ म्यूटेशन। On the basis of cells in which somatic mutation occur by complete, we will say two types, right। अब म्यूटेशन के सेल हमने कहा, सबसे पहला हमारे पास म्यूटेशन आ गया यहाँ पर सोमैटिक म्यूटेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज द जर्मिनल म्यूटेशन। सोमैटिक हमारे पास म्यूटेशन वो होता है बेटा जो सोमैटिक सेल में, बॉडी सेल में, जिसका अदर देन जनरल जर्मिनल सेल क्या है वो कहीं मूवमेंट ना हो, राइट। और उसी के साथ साथ इट डज नॉट हैव, राइट, इसके पास नहीं है, राइट, फॉर जनरेटिंग। बेसिकली हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि जर्मिनल सेल में नहीं है तो कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि वो आगे पास ऑन नहीं होता। लेकिन अगर जर्मिनल म्यूटेशन है तो वो आगे पास ऑन होता है, क्योंकि वो म्यूटेशन गेमीट और जर्म सेल्स में आया है,
जो हेरिडिटरी है हमारे पास बॉडी के अंदर, राइट, एंड being the one which will share the ecological importance also, right, ecological significance as well. So based on that only we will say, राइट, ये हेरिटेबल है क्योंकि इनहेरिट हो सकता है आज की जनरेशन से अलग जनरेशन में. लेट्स सपोज टुडे इटसेल्फ, right, when you basically say that, let's suppose any change will occur in a thing which can be observed in the next day also, so you can do it as a germinal mutation. लेकिन जो आपने आज ही ऑब्जर्व करनी है वो आपकी कौन सी है, सोमैटिक म्यूटेशन. याद रहेगा पॉइंट यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड? फाइन. राइट, नाउ द लास्ट कैटेगरी बेटा, फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन. अब फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन होता क्या है, सबसे पहले तो उस पे आता है. फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन का मतलब, लेट्स सपोज कोई एक नॉर्मल टाइप इंडिविजुअल है, कोई डिसीज नहीं है, कोई कैरियर है, नथिंग एल्स, राइट, और अगर एक नॉर्मल टाइप इंडिविजुअल उसके एक बेस पे आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, एंड यू विल से फॉर द डीएनए, राइट, हमने बेसिकली उसको डिफाइन किया कि हाँ हमारे पास अब वो मूव कर सकता है, तो उसमें हमने क्या देखा कि इन बिटवीन वी बेसिकली से द म्यूटेशन विल हैपन, राइट, तो उसी की वजह से द पर्सन इज नॉट एबल टू सेट, राइट, एंड अलॉन्ग विद दैट हमने कहा जो हमारे पास नॉर्मल जीन है, जैसे वो हमारे पास ऑल्टर्ड जीन में चेंज हो गया, अगर हमारे पास यही चीज नेक्स्ट जनरेशन में होती है तो नेक्स्ट जनरेशन को लेगा एंड रिस्टोर द ओरिजिनल फिनोटाइप बाय परफॉर्मिंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन. राइट, समझ आया कुछ? जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला लिया, मैंने कोडॉन का एग्जांपल लिया है यहाँ पर. द फर्स्ट कोडॉन दैट वी हैव टेकन इन द प्रोकैरियोटिक, जो हमने सेल में देखा, दैट इज एसीटी. ACT will code for A1, right, and now for the non basically forward mutation, जहाँ C मेरे पास रिप्लेस हो गया A से, right. अब उसकी वजह से जो देखा जाए तो A तो यहाँ पर अब नया आ गया ना हमारे पास, right, and A if it is being there it will result in the N2, fine, right. तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास A2 यहाँ पर जनरेट हो गया. अब अगर मैंने जर्मिनेट कराया नेक्स्ट जनरेशन में, मानो कि उसके पास फिर म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से उसकी म्यूटेशन ने रिस्टोर करा दिया वापस ओरिजिनल फिनोटाइप. एग्जाम्पल AH है, ACT है, वापस से ACT क्या, राइट, एंड इट विल रिजल्ट इन दिस. तो हमने कहा यहाँ पर जब आप उसे रिवर्स बैक करना चाहो यू कैन डू इट, अदरवाइज राइट जो है हमारे पास इट इज बीइंग द वन व्हिच इज फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट जनरेशन इफ दिस बीइंग जॉइंड इन. ओके एवरीवन, हाँ जी, अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें कि और कैसे है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. अच्छा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में सिंपल सा देखो, मैंने यहाँ पर इतना कहा है बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंदर कि मेरे पास अगर मान लो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे म्यूटेशन हुआ, ठीक है, वो जो एक पोजीशन में म्यूटेशन हुआ उसने फर्स्ट जनरेशन में म्यूटेशन कॉज कर दिया, मुझे डिफरेंस इन द फंक्शन मिला. लेकिन अब मैंने कहा रिवर्स म्यूटेशन का मतलब अब आगे जो नई जनरेशन आई ना उसमें फिर से म्यूटेशन हो गया, लेकिन वो म्यूटेशन ने रीस्टोर करा दिया वाइल्ड फिनोटाइप. जो वाइल्ड फिनोटाइप है ना वो रीस्टोर हो गया, उसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया. अब समझ आया सबको पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? यस रजुल, अंकुर, रजुल, एवरीवन क्लियर विद द पॉइंट? राइट. अच्छा, अब एक मैं आपको क्वेश्चन इसमें दे रही हूँ. Na3 prime to 5 prime and is everyone get this right. DNA is 3 prime to 5 prime वाले स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, राइट, और उसी के साथ साथ इसी के नीचे
ओके, सॉल्व द क्वेश्चन गाइस। दिस इज डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, राइट। सडन म्यूटेशन नाइट्रस एसिड ने 4th पोजीशन पे किया है, राइट, और उसी के साथ साथ इंटरकैरेटिंग एजेंट ने 7th पोजीशन पे किया है, राइट। और व्हाट विल बी द फाइनल पॉलीपेप्टाइड फॉर्म? ठीक है, जल्दी से सबका आंसर मिल जाए। आई वांट टू सी दैट इन द वीडियो। Try to attempt the question, everyone. Try to attempt the question. Right. क्योंकि अब म्यूटेशन आपका एंड है, राइट। आई विल स्टार्ट विद द पेडिग्री एनालिसिस टुडे। पहले डीएनए का जरा मुझे स्ट्रैंड बताना। Okay. What should be the result? Anyone in the class? क्या आ रहा है? अच्छा, पहले नॉर्मल बता दो। नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड क्या आ रही है? नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड आ रही है आपके पास? ओके, ये पॉलीपेप्टाइड होती है जोया। ये तो एमआरएनए होता है ना। ओके, फाइन सानिया। ये सानिया, मुझे रिजल्ट किसका बताया बच्चे? मतलब म्यूटेशन के बाद का या म्यूटेशन से पहले? हाँ जी, will change into this. Okay, okay, फाइन। चलो, अब मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, अब हमने यहाँ तक ये किया पॉइंट। अब बहुत ध्यान से सब देखेंगे जरा कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन। एम्स में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, ये मुझे सीक्वेंस दे रखा है। दिस इज सीक्वेंस ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम DNA strand. And if everyone remember, I don't have to form the 5 prime to 3 prime बेटा, क्योंकि मुझे पता है जो mRNA बनेगा, right, the mRNA from 5 to 3 is ATC है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री फटाफट बताओ मुझे क्या आएगा। साथ साथ सबके आंसर मुझे आते चले जाएं, थोड़ा मुझे भी फायदा मिले, राइट। एक्स क्या है ये? एक्स, अच्छा, एक्स आपने ज़ैंथीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके जोया,
राइट, हाँ जी। अब मुझे यहाँ पर ये समझाओ इसका, अगर मैं mRNA का स्ट्रेच बनाती हूँ, तो mRNA का स्ट्रेच ए के साथ कौन पेयर करता है? टी, लेकिन वहाँ पर क्या आ गया? यू, राइट। देन उसके साथ ए, देन उसके साथ जी, UAG, राइट। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया सी, UC, देन आपका आ गया ए, सी, यू, एंड देन आ गया मेरे पास यू, जी एंड ए, सॉरी UG एंड, ठीक है, राइट। ये आया है सबका? यस, ओके, ओके ओके। नाउ अब अगर मैं इसमें देखूं बेटा, तो थोड़ा सा जरा यहाँ चेंज करना, इसको नॉर्मली टी कर लेना, ठीक है, क्योंकि UAG स्टॉप कोडॉन, फाइन। ये आ गया मेरे पास, तो मीन्स टेट्रापेप्टाइड चेन will be normally produced हुई है। Now, अब आपने क्या किया है? You have done at 4th position guanine will change into xanthine. Guanine xanthine में change हो गया, and xanthine now base pair with thymine. Thymine के साथ base pair करेगा, और उसी के साथ साथ at 7th position, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 7th पोजीशन पे इंटरकैलेटिंग एजेंट इज इंट्रोड्यूस्ड। अगर कुछ नहीं कहा रहा इंटरकैलेटिंग एजेंट ने क्या कॉज किया होगा, फिर मींस डिलीशन। तो अब 7th पोजीशन पे क्या है? 3 3 6, 7 पे टी, तो टी का डिलीशन, ठीक है। नाउ द न्यू म्यूटेटेड DNA which is, वापस 3 to 5 ही लिखेंगे। तो पहला तो नॉर्मल रहा TTC, ठीक है। अब मेरे पास GAG, तो GAG के की जगह क्या आ गया? X, देन आपका यहाँ पर AG, देन उसके बाद T जो है वो आपका हट चुका है, तो अब आगे सीक्वेंस कैसे हो गया? GAA, नेक्स्ट CG। ये सबका क्लियर हुआ? एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? इफेक्ट क्लियर हो गए अच्छे से? यही आ रहा है सबका? फाइन, राइट। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है? राइट, वी से mRNA स्ट्रेच, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो अब आप इससे निकाल लो म्यूटेटेड mRNA इज, राइट, म्यूटेटेड mRNA क्या आएगा मेरे पास? राइट, तो सबसे पहले तो AAG आ गया। अब X की जगह, हाँ जी, क्या AAG, राइट, देन X की जगह आ गया T, राइट, और T मेरे पास अगर आ जाता है तो आगे A की जगह मेरे पास सिंपल UC, राइट, फिर GAA की जगह आपका यहाँ पर आ गया CUU, CUU, एंड देन आपका यहाँ पर आ गया GC। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू गेट द करेक्ट आंसर? फटाफट से टेल मी। हाँ जी बेटा, TNC बहुत पॉसिबल, दोनों लगा सकते हो, राइट। कुछ नहीं दे रखा तो नॉर्मल थाइमीन, अगर दे रखा है तो इनकरेक्ट आना क्यों? तो शाग्र करेक्ट, वेरी गुड, राइट। अब समझ आए ना? सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा, राइट। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं सिर्फ आपसे ये पता करने के लिए कि आपको इफेक्ट याद है या नहीं है, कि इफेक्ट क्या होता है। हमेशा याद रखना है बच्चा, नाइट्रस एसिड इज कॉजिंग डीएमिनेटिंग एजेंट, base analog is causing substitution mutation, intercalating agent is causing frameshift mutation, and the ethylating methylating agent will decrease the reaction, ठीक है। रिएक्टिविटी जो होगी उसकी क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो विल डिक्रीज दी रिएक्टिविटी। ये पॉइंट सबको समझ आ गया बच्चे से? कंप्लीट। आगे बढ़ जाऊँ पेडिग्री एनालिसिस पे, तो अब सबके जरा दिमाग खुल जाए, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस करने वाले हैं, म्यूटेशन टॉपिक यहाँ तक खत्म होता है। हाँ जी, नोट्स बन रहे हैं यहाँ तक के सबके? अच्छा, आज जो क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, राइट, और आगे भी अब देखते हैं, पता नहीं कब तक स्मूथ चलती है क्लास, राइट। तो बेसिकली इन मंडेज क्लास, आई रिमेंबर दिस गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास बाय 2:45, ठीक है।
क्योंकि मुझे पेडिग्री की प्रैक्टिस करानी है क्वेश्चंस की, और वो प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। तो मंडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास फ्रॉम 2:45, याद रहेगा सबको, राइट? तो आज तो आपका थर्सडे हो गया, मीन्स नेक्स्ट क्लास आपका मंडे ही आएगा, राइट? तो मंडे वी आर गोइंग टू हैव द क्लास फ्रॉम 2:45। अच्छा एक बार बताओ, एफटी में आगे सिलेबस क्या आ रहा है? एफटी का सिलेबस किसी को, टर्म टेस्ट कैसा हुआ सबसे पहले तो? अच्छा टर्म टेस्ट था कल आप लोगों का, हाउ वाज द टर्म टेस्ट? Yes, everyone. Good. Okay. Good. Excellent. Great. Nice. Good. Good. Right. Very good. Very good, Rana. 632. Right. टर्म टेस्ट में कोशिश करो बेटा, आपको टारगेट रखना है मोर देन 660, यू हैव टू गेन द मार्क्स, मोर देन 660 और मोर देन 650, राइट? इतने मिनिमम चाहिए मार्क्स, इतने आ गए तो बड़े आराम से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। 650, वेरी गुड राजू, राइट? और चारों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाओ बेटा, राइट? चारों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाओ, किसी भी एक में लैग नहीं आना चाहिए, राइट? मेक द बैलेंस कंप्लीटली, राइट? एक बार एफटी का, चलो मैं ही देख लूंगी एफटी का सिलेबस, करने का कोई दिक्कत नहीं, राइट? और उसी के साथ साथ आपका रिमेंबर दिस वन इन द नेक्स्ट मंडे क्लास में मैं भी मैसेज भी डाल दूंगी टेलीग्राम पे, राइट? वी आर गोइंग टू हैव द क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 2:45 इंस्टेड ऑफ 3, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा जस्ट। आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा क्लास, और इस बार तो कोई एक्स्ट्रा क्लास आपकी ली नहीं है मैंने, वरना 11th में तो आप लोग थोड़ा कह ही रहे थे कि मैम बायो की एक्स्ट्रा क्लास बहुत होती है, राइट? तो वो चीज़ नहीं हुई है। जीन म्यूटेशन तक एफटी का सिलेबस, गुड, राइट? तो देखो जीन म्यूटेशन तक तो हमारा हो चुका है, तो आपका अभी एफटी तो शायद एक सब्जेक्टिव टेस्ट है उसके बाद है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा ना एफटी तो आपका, राइट? 28 तो नहीं है ना एफटी, राइट? 29 को एफटी है, अच्छा 29 को एफटी है, चलो, राइट? ओके, जीन म्यूटेशन, थैंक यू गाइस, थैंक यू। 29 तक तो हम आगे पेडिग्री और हार्डी विंगबर्ग भी कंप्लीट कर लेंगे, ह्यूमन डिसऑर्डर भी कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो उससे नेक्स्ट एफटी आपका ना सबसे मेन रहेगा, राइट? तो अब ये क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में आपकी नहीं लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम बच्चों को बहुत आ रही है, right? So instead of having the extra class, we are just going to have a 15-minute class in the first, मतलब 2:45 से स्टार्ट करें, राइट? प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, स्कूल का कोई इशू तो नहीं है, राइट? 2:45 से स्टार्ट करने में क्लियर है ना, हो जाएगा सबका आराम से, राइट? तो बस 2:45 से स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट्स एड ऑन करके हम कंटिन्यू करते चल जाएंगे। यू कैन टेक 30 मिनट एक्स्ट्रा, ओके हमको, राइट? बस प्रॉब्लम ये है कि मंडे थर्सडे जो है ना मेरी लगातार अभी 7:30 तक क्लास होती है, राइट? इसीलिए 2:45 मैंने किया, जहाँ क्योंकि आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेस्ट में मुझे पूरी ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट? आधा घंटा एक्स्ट्रा लेने की भी, तो डोंट वरी, वो टाइम भी जल्दी आएगा, राइट? जब मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा लूँगी, राइट? तो क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से, एवरीवन डन? ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। सबसे पहले आज मैं टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर कर दूँ आपको, एक मैं 2 ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स आज आपको समझाऊंगी, उसके बेसिस पे आपको पैकेज के पेडिग्री के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है? एक बार ट्राई करना है बस, राइट? आज मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन तो मैं कल मंडे वाली क्लास में कराऊंगी आपको, लेकिन बस वो एक ट्रायल के लिए सबको अच्छे से याद रखना, ठीक है? राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमने ये म्यूटेशन का पार्ट कंप्लीट किया, अब हमने कहा पेडिग्री एनालिसिस। बेसिकली बेटा हमारे पास टास्क क्या है, द टास्क टू अस इज, राइट, वी हैव टू गो फॉर कि हमें तो हमें कहा हमें ना ह्यूमन डिसऑर्डर्स पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी दी ह्यूमन डिसऑर्डर्स। तो अब ह्यूमन डिसऑर्डर्स को कैसे स्टडी किया जाए, हाउ वी आर गोइंग टू कीप अ ट्रैक ऑन दैट, कैसे हम उसका ट्रैक रखें, कैसे हम प्रॉपरली उसको स्टडी करें। तो हम बेसिकली ह्यूमन डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे या पूरी पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं। तो पहला टास्क ये था कि चलो हम क्या करते हैं, एक फैमिली हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर एक डिसऑर्डर, कोई एक ट्रेट एक फैमिली में प्रेजेंट है तो फैमिली लाइन में कैसे जा रहा है, राइट? तो विद इन फैमिली लाइन जब हमें उसका डिसऑर्डर पढ़ना था ना, तो उस स्टडी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। लेकिन अगर मुझे पूरी पॉपुलेशन में देखना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में वो ट्रेट कैसे है, तो आई गो फॉर पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडीज, एंड पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडीज डन विद रिस्पेक्ट टू हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, वो हम हार्डी-विंगबर्ग के हिसाब से करते हैं। तो हमारे पास 2 चॉइस है, राइट? या तो पूरी पॉपुलेशन में पढ़ो या फिर फैमिली में पढ़ो। तो हमने कहा 2 चॉइस नहीं रखते, हम 2 क्राइटेरिया बनाते हैं कि पहले हम एक फैमिली ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर हम एक उसको पॉपुलेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। फैमिली ट्री अगर सबको याद हो बेटा, बचपन में सबने एक टास्क जरूर किया होगा, राइट? जनरल नॉलेज में आता था वो बेसिकली, जहाँ पर हम ये कहते थे पेडिग्री का मीनिंग क्या है, वही समझा रही हूँ सामने,
राइट, जहाँ पर हमें कहते थे कि टीचर हमें कहते थे कि हमें वी हैव टू क्लिक द फोटोग्राफ्स ऑफ अ फैमिली मेंबर्स एंड प्लेस इट इन ट्री मैनर। राइट, वी प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड मदर को प्लेस करते थे, फिर उसके बाद हम आते थे यहाँ पर अपने मदर फादर पे, राइट, उसी के साथ साथ अंकल आंट पे आते थे, फिर अपने आप पे आते थे, अपने कजन्स पे आते थे, ये रिलेट करते थे। 3 जनरेशन देखो आ गई। एक जनरेशन है योर ग्रैंड पेरेंट्स, 1 जनरेशन इज योर पेरेंट्स एंड 1 जनरेशन इज यू। राइट, तो 3 जनरेशन आर टोटल। अब मैंने कहा मान लो कोई एक ऐसा ट्रेट है, राइट, लेट सपोज एक फैमिली की बात करते हैं, एक फैमिली के अंदर सिकल सेल एनीमिया, राइट, तो सिकल सेल एनीमिया अगर उस फैमिली के अंदर है तो मैं कैसे ट्रेस करूंगी कि वो उस जनरेशन से आगे की जनरेशन में कैसे मूव ऑन करे। तो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो उसका मूव ऑन पाथ है, राइट, उसी को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। उसी को स्टडी करना, उसी का एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। अब समझ आया पेडिग्री एनालिसिस का मीनिंग? पेडिग्री सिंपली मीन्स अ फैमिली ट्रेट, जहाँ पर आप एक फैमिली ट्रेट को स्टडी कर रहे हो, राइट, यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर फैमिली ट्रेट। तो आप जब ट्रेट का ट्रांसमिशन पढ़ रहे हो तो आप ट्रेट का ट्रांसमिशन पढ़ते हो कि वो ट्रेट ऑटोसोमल है, वो ट्रेट एक्स लिंक्ड है, वो ट्रेट वाई लिंक्ड है, राइट, ये आप मेन 3 चीजें पढ़ते हो। राइट, इसका मतलब वो ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट है या रिसेसिव इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हैं, एक्स लिंक में भी डोमिनेंट या रिसेसिव इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा है। लेकिन आप कभी भी पेडिग्री से ये नहीं पता कर सकते कि किसी पर्सन को डाउन सिंड्रोम है तो उसके आगे प्रोजेनी में डाउन सिंड्रोम होगा नहीं होगा, क्योंकि डाउन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर व्हिच इज रिलेटेड विद द क्रोमोसोमल एबरेशन और व्हिच इज रिलेटेड विद द जीनोमैटिक म्यूटेशन। इसका मतलब आप किसी भी टाइप के क्रोमोसोमल एबरेशन, दैट इज क्राइडी-चैट सिंड्रोम, सीएमएल, राइट, और जीनोमैटिक म्यूटेशन, दैट इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, इनको पता नहीं कर सकते। राइट, ऐसा क्यों? क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस बेस्ड ऑन द मेंडेलियन क्राइटेरिया। पेडिग्री एनालिसिस बिल्कुल मेंडेलियन क्राइटेरिया पे बेस्ड है और किसी भी तरीके से आप बेटा मेंडेलियन क्राइटेरिया को फिट नहीं कर सकते, राइट, ओवर टू दैट ऑफ द क्रोमोसोमल एबरेशन और द एन्यूप्लॉइडी और यू कैन से यूप्लॉइडी। अब समझ आ गया सबको? पॉइंट याद रहेगा? पेडिग्री का मीनिंग क्लियर हुआ एवरीवन? राइट, अब हमने कहा इसी में ही पेडिग्री एनालिसिस में हमने कुछ सिंबल्स बनाए कि हम पेडिग्री को पढ़ेंगे कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू रीड द पेडिग्री, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन अ क्विक डिटेल। तो हमने कहा इसको कैसे बनाएंगे, तो एक फैमिली ट्री मुझे बनाना है। फैमिली ट्री के अंदर मैं कुछ सिंबल्स लेके चलूंगी। अगर मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया है तो वो स्क्वायर बॉक्स डिफाइन करता है अनअफेक्टेड मेल। अनअफेक्टेड का मतलब, अब यहाँ से ना एक बात ध्यान से अच्छे से क्लियर करनी है। अगर मैंने वर्ड यूज किया मेल, राइट, तो अगर मैं वर्ड मेल यूज कर रही हूँ स्क्वायर बॉक्स आएगा। अब मैं फीमेल यूज कर रही हूँ सर्कल आएगा, बट आई एम यूजिंग द वर्ड अनअफेक्टेड और अफेक्टेड। अनअफेक्टेड का मतलब जिसके पास वो ट्रेट, जिसके पास वो डिसऑर्डर नहीं है, राइट, और अफेक्टेड का मतलब जिसके पास वो ट्रेट है और आप किसी भी पेडिग्री के अंदर उस डिसऑर्डर या उस ट्रेट का ट्रांसमिशन पढ़ रहे हो कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे जाता है। ठीक है, अगर अफेक्टेड है तो मैं उसको इस तरीके से बनाती हूँ, राइट, अफेक्टेड इंडिविजुअल को आई जस्ट फिल्ड इट। ये सिंबल हैं जो नेशनलाइज्ड हैं, राइट, जो बेसिकली बिल्कुल एज सच वर्ल्ड वाइड यही यूज होते हैं, आपको यही यूज करने हैं, अपनी मर्जी से कोई नया सिंबल नहीं बनाना, राइट। अगर आपको सेक्स अनस्पेसिफाइड वाली कंडीशन है किसी ऑर्गेनिज्म में, जहां आपको प्रॉपरली नहीं पता कि उसमें मेल या फीमेल डिफरेंशिएशन कौन सा है भी या नहीं है, तो आप उसको सिंबल डायमंड के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। अगर आपने मेटिंग कराई है, मीन दिस इज द फादर, दिस इज द मदर, दिस इज द मेटिंग एंड दिस मेटिंग विल प्रोड्यूस दीज टू एज द ऑफस्प्रिंग। तो ये वाला अगर देखो तो हमने कहा सबसे पहले पेरेंट में आपने मेटिंग कराई, मेटिंग के बाद ये 2 ऑफस्प्रिंग बना दी। अगर आपने मेटिंग कराते टाइम सिंगल डैश ना डाल के डबल डैश डाल दिया, इसका मतलब इट्स बेसिकली कॉन्जिजिनस मैरिज। कॉन्जिजिनस मैरिज का मतलब इट्स अ मैरिज बिटवीन द रिलेटिव्स, राइट, दैट इज रिलेटिव्स का मतलब कजिन्स के बीच में मैरिज हुई, उसको हम कहते हैं। अब मैंने कहा ये मेरे पास एक सिंबल है, राइट, दे हैव बीन मैरिड एंड दे प्रोड्यूस अ सिंगल चाइल्ड एंड द सिंगल चाइल्ड हैज अ मेल व्हिच इज डिसीज्ड, right, this is the parent, that is a normal parent without disease and a deceased parent or deceased progeny done। अब मैंने कहा ये मैंने एक सिंबल बनाया डायमंड का, इसके अंदर 5 लिख दिया, मींस 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, राइट। अब एक चीज बहुत ध्यान से, राइट, अच्छे से याद रखिए, राइट, अगर हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं उस टाइम आप कैरियर के लिए कोई सिंबल नहीं देते, क्योंकि कैरियर इज जस्ट अ नॉर्मल ओनली, बस वो ट्रेट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है,
राइट। तो कैरियर को आप कोई सिंबल नहीं दोगे अंटिल अनलेस क्वेश्चन ना कह दे। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या आएगा, नॉर्मल लैंग्वेज लिखी होगी, उस लैंग्वेज के नीचे लिखा होगा पर्सन विद द कैरियर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड एज सर्कल में डॉट, राइट। वो सेंटर में डॉट लगा दे या हाफ पार्टीशन में कलर कर दे, राइट, सेंटर या स्क्वायर के, दैट शोज अबाउट द कैरियर। अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसे आ जाए, अदरवाइज एनसीईआरटी के हिसाब से आपको कोई नोशन कैरियर के लिए याद नहीं रखनी। कैरियर इज सिंपली कंसिडर्ड एज अनअफेक्टेड। एवरीवन अंडरस्टूड विद द टर्मिनोलॉजी? यस गाइस, हर एक को क्लियर हो गया है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अब एक एक करके आगे बढ़ जाओ। फाइन, राइट एवरीवन, यस और नो? सिंबल्स क्लियर है अच्छे से? Okay, now let's move to this last third one Zoya. Last third one बेटा says that right कि आपने यहाँ पर ये बेसिकली बच्चे जनरेशन है ना, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, इनके थ्रू ये प्रोजेनी हो गई, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन। अब मैं एक एक करके ट्रेट समझाऊंगी, एक एक करके पॉइंट समझते जाना है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर पे आते हैं। मान लो आपको किसी पेडिग्री में ऑटोसोमल रेसेसिव का स्टेट पता करना है। बहुत ध्यान से, पेडिग्री मैंने 4 बनाए हैं, 2 जनरेशन वाले। ये अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, राइट, और ये आपको नॉलेज दे रही हूँ कि आपको कैसे इसको करना है आगे के क्वेश्चन के लिए। मैं अभी स्लाइड अपलोड कर दूंगी एंड एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस इन द वीकेंड, राइट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी उसमें डाला हुआ है स्लाइड में, एंड में सब उसको रीड करेंगे और सबका यही टास्क है कि सब उसको कंप्लीट कर लेंगे इस पूरे टाइम में। ठीक है, राइट, हाँ जी एवरीवन। अब हमने कहा मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल, देखो यहाँ पर ये पहला पेडिग्री देखो, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। अब जो जिसको ट्रेड है ना, मैं हाईलाइट करूंगी। हम सबसे पहले जब पेडिग्री पढ़ते हैं ना, तो वी ऑलवेज मेक द जनरेशन, हम सबसे पहले जनरेशन बनाते हैं। ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, 2 जनरेशन में स्टडी करनी। फर्स्ट जनरेशन में ये मदर पेरेंट, ये फादर पेरेंट, राइट। अब मुझे फटाफट से आंसर करते जाना, राइट। इफ मदर पेरेंट इज डिसीज्ड, फादर पेरेंट इज डिसीज्ड एंड इट इज बीइंग देयर, राइट, यस, लेफ्ट टू राइट, एग्जैक्टली सर, राइट। तो अब मैंने कहा यहाँ पर ये डिसीज्ड हैं क्योंकि मैंने इन्हें पूरा शेड दे रखा है, राइट। इनको मैंने सिंपल सॉलिड रखा हुआ है, इसको मैंने बेसिकली एज अ कंप्लीट नॉन सॉलिड नहीं रखा। सॉलिड का मतलब सबको पता है ना, कंप्लीटली फिल्ड है कलर से। तो अब मैंने कहा बच्चे, मेरे पास ये मुझे आइडेंटिफाई करना है कि द ट्रेट इज ऑटोसोमल रेसेसिव। तो जो मेरे पास डिसीज्ड है उसको मैं स्मॉल ले लूं। तो अगर स्मॉल का क्रॉस स्मॉल के साथ होता है, तो टेल मी, डू ऑल द प्रोजेनी विल बी डिसीज्ड? सारी प्रोजेनी डिसीज्ड होंगी ना, क्योंकि दोनों रेसेसिव है। तो रेसेसिव स्मॉल को स्मॉल से करोगे तो इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिसीज, 100% ट्रांसमिशन हो गया, राइट। अब मैंने सेकेंड पॉसिबिलिटी ली, देखो, मदर इज डिसीज बट फादर इज नॉर्मल। अब मदर डिसीज है तो फिक्स है, स्मॉल है, लेकिन अगर फादर नॉर्मल है तो नॉर्मल तो कैरियर भी हो सकता है ना। नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल कहने का मतलब इट इज नॉट हैविंग द ट्रेट, और जिसके पास ट्रेट नहीं है वो ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। और अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस भी हो सकता है और वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। अगर वो होमोजाइगस है, कैपिटल है, तो क्या किसी को ट्रेट आएगा? कभी नहीं आएगा, वो तो स्किप हो गया, क्योंकि सभी प्रोजेनी के पास कैपिटल है, स्मॉल है आ गया मेरे पास। लेकिन अगर ऐसे ही सेम पेडिग्री में मैंने कहा यहाँ पर फादर पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, कैपिटल है, स्मॉल है, तो इज इट अ टेस्ट क्रॉस गाइस? कैपिटल है, स्मॉल है, क्रॉस में स्मॉल है, द टू प्रोजेनी, तभी मैंने कहा बिल्कुल मेंडलिज्म फॉलो होगा। जो मेंडल में क्रॉस बनाए, मोनोहाइब्रिड, वो सारे फॉलो होंगे इसके अंदर, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 नॉन डिसीज्ड आ गए और 2 डिसीज्ड आ गए, मींस 50% ट्रांसमिशन। लेट्स सपोज मैंने कहा ये दोनों पेरेंट जो हैं, फोर्थ वाले के अंदर देखो, दोनों पेरेंट मेरे पास नॉर्मल है। अब मेरे पास कंडीशन क्या आती है बच्चे, अगर मेरे पास दोनों पेरेंट नॉर्मल है तो एक कंडीशन तो ये कहती है कि उनकी एक भी प्रोजेनी डिसीज ना हो। अगर उनकी, टेल मी गाइस, अगर उनकी एक भी प्रोजेनी डिसीज नहीं होगी तो डू द पेरेंट हैव होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट और द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, राइट? Yes. Do the parent have the homozygous dominant trait or heterozygous? Very good, homozygous. Yes, Rana, बेटा हम पेडिग्री डिस्कस कर रहे हैं, राइट? homozygous dominant. अगर homozygous dominant है मींस दोनों के पास कैपिटल है, लेकिन अगर दोनों के पास heterozygous दिया तो क्या ये F1 का सेल्फिंग बन गया? Is it looking like F1 सेल्फिंग?
और F1 सेल्फिंग में एक आता है 25% केस जो डिसीज होते हैं, तो अगर एक डिसीज आ गया इसका मतलब अफेक्ट। अब समझ आया? अब बहुत ध्यान से देखना, राइट। इफ कैपिटल ए विल बी डिसीज इन, नहीं कैपिटल ए डिसीज हो ही नहीं सकता ना बच्चे, यही तो चीज समझनी है जीशान। आप अगर ट्रेट को प्रूफ कर रहे हो ऑटोसोमल रेसेसिव, तो वो डोमिनेंट कंडीशन में तो डिसीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू आर प्रूविंग इट, आप ही प्रूफ कर रहे हो। देखो, पेडिग्री इज सिंपली बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन, यू आर जस्ट प्रिडिक्टिंग, राइट। आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपको कंफर्म नहीं है, आपको भी कंफर्म करना है। समझ आई कंडीशन? अगर मुझे कंफर्म करना है उस चीज को, तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरे पास अगर ट्रेट मैं खुद कंसिडर कर रही हूँ कि ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, मींस जो डिसीज है उसको स्मॉले दे दो, नो डाउट उसको स्मॉले दे दो। जो भी नॉर्मल है, राइट, वो या तो डोमिनेंट में होमोजाइगस या डोमिनेंट में हेटेरोजाइगस। दैट्स अ परफेक्ट कंडीशन टू बी फॉलो। इज इट फाइन नाउ? अब समझ आ गया? यस जीशान एंड रजुल, क्लियर है बेटा? फाइन। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि अगर कोई भी ट्रेट ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो मैं अब कंडीशन बोलती हूँ। अगर ट्रेट ऑटोसोमल रेसेसिव है एंड इफ बोथ द पेरेंट्स आर डिसीज्ड, डू इट फॉलो 100% ट्रांसमिशन? ट्रू और फॉल्स में बताना। If the trait is autosomal recessive and both the parents are deceased, do it follow 100% transmission? Very good. Right. From the following 4 pedigrees which are being made, next statement, from the following 4 pedigrees which are being made, autosomal recessive can show skip in generation. Can show skip in generation. Yes, how? अब देखो जनरेशन में स्किप कैसे हो? पेरेंट को फर्स्ट जनरेशन में ट्रेट आया, सेकेंड जनरेशन में ट्रेट नहीं है, स्किप हो गया। फर्स्ट जनरेशन में ट्रेट नहीं था, सेकेंड जनरेशन में ट्रेट है, मींस ग्रैंड पेरेंट में रहा होगा, तभी ये हेटेरोजाइगस आए। उसके बाद इनके आगे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर में से एक को ट्रेट आ गया, ठीक है, राइट। इफ ट्रेट इज ऑटोसोमल रेसेसिव, it does not have any influence by sex of the progeny. It does not have any influence by sex of the progeny. Very good. Sentence समझ आ गए सारे? Right. तो अब मैं ये पांचों कंडीशन फटाफट से रीड कर देती हूँ, तो ऑटोसोमल रेसेसिव आपका खत्म हो जाएगा। देखो, हमने कहा ट्रेट ऑफन, ऑलवेज नहीं, ऑफन स्किप जनरेशन, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल एंड फीमेल। वाई ऑलमोस्ट इक्वल नंबर? क्योंकि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते सेक्स के बेसिस पे। If both the parents are affected, all the children should be affected, जो हमने पहले डिग्री से देखा। In case of unaffected people, mating with the affected individual, ठीक है। अगर आपने unaffected, जो सेकंड और थर्ड है, unaffected individual को affected के साथ मेट करा दिया, तो एक चांस तो ये कि कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड ना हो, एक चांस ये कि कुछ प्रोजेनी अफेक्टेड हो, दैट इज 2 प्रोजेनी आपकी, राइट। उस केस में अगर दो प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब इट इज द हेटेरोजाइगस, ठीक है, राइट। लास्ट वन, मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अनअफेक्टेड पेरेंट, लाइक दिस, मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव द अनअफेक्टेड पेरेंट। Completed, right? So this is basically about the complete autosomal dominant disorder. Everyone, sorry, recessive disorder. Everyone clear? किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? राइट, लास्ट स्टेटमेंट में बच्चा इतना कहा मैंने। फिफ्थ पॉइंट वंस अगेन, ओके मैं दोबारा से, राइट, ओके, फिफ्थ पॉइंट हमने ये डिस्कस किया दैट मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अनअफेक्टेड पेरेंट। देखो, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, डू इट हैव अनअफेक्टेड पेरेंट? ठीक है, ये दोनों अफेक्टेड हैं, डू इट हैव अनअफेक्टेड पेरेंट? राइट, ये चारों अफेक्टेड है, दैट्स व्हाई ऑल द पेरेंट्स आर अफेक्टेड। अब समझ आया? कंडीशन क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, तो दिस इज द पेडिग्री एनालिसिस। ऑटोसोमल रेसेसिव की मैंने कंडीशन आपको पढ़ा दी है, आपको मैंने आपका टास्क दे दिया है इसके अंदर। ये टास्क आपको कंप्लीट करना, ओनली जीन डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर, जेनेटिकल नहीं, जीन डिसऑर्डर, राइट। ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट, ये सारी चीजें आपने अच्छे से इनकी अजम्पशंस रीड करनी है। हर एक का इंडिविजुअल पेडिग्री मैंने स्लाइड में दे रखा है, लास्ट में एक पेडिग्री का क्वेश्चन दे रखा है, ई बुक खोलनी है, उसके बाद उस चीज को अप्लाई करना है। सेक्शन बी के क्वेश्चंस में गिवन है जो नीट में आ चुके हैं,
I want everyone to complete the section B question. ठीक है, फॉर पेडिग्री, स्पेसिफिकली फॉर पेडिग्री, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पेडिग्री की प्रैक्टिस करा के उसी टाइम ऑन द हैंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो प्रैक्टिस करनी है इसकी बस अच्छे से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एक बार थॉट प्रोसेस नहीं लगाओगे, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस हैज टू बी सेट बाय यू, राइट। तो एक बार बस उसको अच्छे से पढ़ना है, राइट। एंड द नेक्स्ट क्लास बेटा 2:45 से स्टार्ट हो जाएगी हमारी मंडे को। पहले 15-20 मिनट हम पेडिग्री के क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं हार्डी विंगबर्ग कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में डिस्कस कराऊंगी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द होल चैप्टर। ठीक है, राइट। ऑटोजोमल का मतलब सोमैटिक क्रोमोसोम, एलोजोमल का मतलब सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। जो आपका XXXY है वो एलोजोमल हो गया, ऑटोजोमल वो हो गया जो आपका 1 to 22 में शेयर होता है। ठीक है राना, complete everyone, right? So we'll meet you in the coming class guys, bye bye.